सिलाई और कौन दे रहा? ओके, तो कौन सा है? पिछला वाले का एक बचा है। WTS LNG कर रहे थे ना हम लोग। एक क्वेश्चन बचा है। दो बचे। दो बचे। क्वेश्चन 8 और 9। हाँ, 8 बच रहा है, 8 और 9। दो क्वेश्चन देखो। Question number 8. Write current government schemes of poverty alleviation. Poverty से लोगों को निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या योजनाएं चला रही हैं? ओके, पहला, करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ poverty alleviation. तो कुछ काम कर रही है। पहला है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी वर्ल्ड में हमारा जीडीपी परसेंटेज सबसे ज्यादा 8%, जहां दूसरे देश निगेटिव जीडीपी पर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है ना, ग्रोथ रेट, दैट इज ग्रोथ रेट हमारा सबसे ज्यादा है। सकल घरेलू जीडीपी भी ज्यादा, ग्रोथ रेट भी हमारा सबसे ज्यादा है। 8% पर अभी हम रन कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और ये जो IMF है, ये अभी और भी इंडिया के लिए इससे और हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और गुड्स एंड पुअर की भी रेटिंग हमारे देश के लिए जो एजेंसीज हैं बहुत अच्छी निकाल रही हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज निगेटिव ग्रोथ रेट पे जा रहे हैं। ब्रिटेन -2.5 पे जा रहा है, अमेरिका भी निगेटिव पर है, और जो हमसे सेकंड बेस्ट है उसकी ग्रोथ रेट चाइना की 4% और हम 8% पे हैं। इससे क्या होगा? ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी तो लोग हमारे यहाँ के शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। जो शेयर मार्केट में पैसा है वो इंडिया में आ जाएगा। वो इंडिया में आ जाएगा तो उस पैसे का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ ज़्यादा डॉलर्स आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्रेडिबिलिटी जिस देश की ज़्यादा होती है, लोग MNC मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ ज़्यादा आती हैं, अपने वो बिजनेस सेटअप करेंगे, तो इससे हम किसी भी देश के साथ व्यापार करेंगे कुछ भी, तो कोई भी रेडली हमारे साथ करेगा। अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो क्या होगा? क्या उससे MNC आ गई मल्टीनेशनल, तो क्या लोगों को रोजगार मिलेगा? तो क्या हम पॉवर्टी से लोगों को एलिविएट कर देंगे? MNC की बाढ़ आ जाए, जगह जगह सारे देश कह रहे हैं यहाँ तो बहुत फायदा है, यहाँ तो व्यापार करने में क्या है बताइए, ग्रोथ रेट ज़्यादा। क्यों ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है? गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड बना दी, बिजली 24 घंटे दे रही है, सस्ती बिजली देने लग जाए, हर चीज़ तुमको मिलने लग जाए, ट्रांसपोर्ट हाईवे नेशनल हाईवे बन जाए, यही सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इसके अलावा वहाँ कभी झगड़ा ना हो, पीसफुल कंट्री हो, ये पहली शर्त है। पीसफुल कंट्री, गुड ट्रांसपोर्टेशन, आसपास सी पोर्ट्स हो, है ना, रेलवे नेटवर्क हमारा नंबर 1 पे है ही। अगर ये सब चीज कर दी जाए, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस देश में सभी जो भी MNCs हैं वो अपना बिजनेस खोल लेंगे।
एमएनसी बिजनेस खोलेंगी तो इनफ्लो ऑफ मनी होगा। उनके लिए सबसे सस्ता लेबर कहाँ है? इंडिया में ही उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पर लोग इतना चीपेस्ट लेबर है कि हम टर्शरी सेक्टर में, जो तृतीयक हमारा क्षेत्र है, हम दुनिया में जा करके टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। वही तो एनआरआई हैं, जो नॉन रिजाइडिंग इंडियंस है, वो क्या रहे हैं? दूसरी जगह कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बन के सब जगह काम कर रहे हैं। हम टर्शरी सेक्टर का ही काम कर रहे हैं दूसरी जगह। समझ में आ गई बात कि नहीं? सेवा क्षेत्र में। तो इसलिए एमएनसी हमारे यहाँ अगर आएंगी, तुमको मालूम होना चाहिए, अभी तक बांग्लादेश में एमएनसी जो है टेक्सटाइल मिल में सबसे ज़्यादा थी। वो लोग एक दिन में 700 रुपये कमाते हैं बांग्लादेशी, और 1000 टी शर्ट बना देते हैं। एक टी शर्ट 70 पैसे पड़ती है, 70 पैसे में टी शर्ट सिल देते हैं। और वही यूरोपियन एक टी शर्ट सिलेगा तो वो उसका वो $4 लेगा, 400 रुपये। तो बोलो सस्ता लेबर कहाँ पड़ा? जो बड़ी बड़ी ब्रांड तुम कॉपरली और ये सब कूपरली और ये सब पहनते हो ना, तो वो सारी की सारी बांग्लादेश में बनती थी। लेकिन अभी आपको मालूम है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में अभी इनस्टेबिलिटी है। वहाँ मोहम्मद यूनुस की सरकार है और शेख हसीना को वहाँ निकाल दिया गया, उनके घर का सामान लूट लिया गया है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहा है, दूसरी और माइनॉरिटीज़ पर भी हो रहा है। सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ से अब भाग रही है। क्यों? क्योंकि उनको बिजली देता था अडानी। कौन देता था? अडानी। और अडानी के 7,000 करोड़ रुपए बाकी हैं, बांग्लादेश दे ही नहीं पा रहा है। तो बोलो देगा बिजली? कोई एक कंपनी इतना बड़ा घाटा सह पाएगी? तो उसने बोल दिया हम बिजली नहीं देंगे, बिजली ही नहीं दी जाएगी। तो क्या वहाँ पर, और हड़ताल पर हड़ताल होती चली जा रही है, बांग्लादेश बंद बांग्लादेश बंद। तो वहाँ से अब सबसे अच्छा मौका किसके लिए बताओ कि किसकी पाव 12 हो गई है? इंडिया। नाउ ऑल द कंपनीज आर शिफ्टिंग टू इंडिया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एंटी चाइना पॉलिसी चल रही है। यूरोपियन कंट्रीज चाइना का सामान नहीं लेना चाह रहे हैं, तो एंटी चाइना पॉलिसी के चलते क्या हो रहा है बताइए? और वो डॉलर को रिकॉग्नाइज नहीं करता चाइना, वो सोचता है कि अपनी युवान करेंसी को चलाए। तो ये सारे रीजंस हैं। तो पहली चीज क्या चाहती है बताइए गवर्नमेंट? प्रमोशन टू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट होने से ही सब कुछ होगा। एमएनसी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और हम सब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? ग्रोथ रेट का क्या महत्व है? तो पहली चीज है कि till 1980 there was very less per capita income. प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब है? प्रति कैपिटल, प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे यहाँ की आय बहुत कम थी। हम और सिंगापुर एक साथ आजाद हुए। हमसे पूछा गया आपको क्या चाहिए, तो हमने कहा डेमोक्रेसी। सिंगापुर ने कहा हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, मनी चाहिए। तो मनी चाहिए, हम हमारे तुम कुछ राइट्स ले लो। हमारी प्रति व्यक्ति आय अभी 17,000 रुपए पर हेड है, और जबकि सिंगापुर के प्रति व्यक्ति आय 1,70,000। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? हड़ताल करते हैं तो रेल तोड़ देते हैं, ब्रिज तोड़ देते हैं, ये तोड़ देते हैं। और सिंगापुर में कोई तोड़ेगा तो जेल के अंदर। हम अपने वहाँ नेशनल प्रॉपर्टी को या किसी को भी ऐसे सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। वहाँ लोगों को थोड़ी कम आज़ादी है, लेकिन वहाँ पर तो आप समझ गए ना पर कैपिटा इनकम। तो हमारी पर कैपिटा इनकम 17,000 रुपये पर मंथ है। फिर भी ये और भी कम थी। कब तक? 1980 तक ये सिर्फ 8,000 रुपये, और अब कितनी हो गई है? 17,000। ठीक है। India's economic growth has been one of the fastest in world, but now our growth rate कैसा है बताइए? One of the fastest नहीं है, it is fastest हो गया, fastest in the world. Okay, now higher growth rate helped significantly. ये near 8% है, 8% हो गया। It helped significantly to eradicate poverty.
इरेडिकेट का मतलब है जड़ से उखाड़ना, इरेडिकेट पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा इट ब्रिंग्स FDI, इसका क्या मतलब है? FDI का मयंक क्या मतलब है? दैट इज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे भारत में लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। कई बार एलन मस्क ने बोला कि हम आपके यहाँ 2 लाख करोड़ रुपए लगा देंगे। क्यों? उसको फायदा होता होगा इंडिया में तभी तो लगाएगा, ऐसे कोई लगा देगा क्या? वो यहाँ पर ये खरीदेगा वो खरीदेगा तो वो पैसा यहीं के लोगों को तो देगा। अपना पैसा यहाँ लगा रहा है, उससे 4 लाख करोड़ बनाएगा, लेकिन वो भी कमाएगा हम भी कमाएंगे। तो क्यों लगा रहे बताओ? कोई बाहर की कंपनियां क्यों पैसा लगा रही है? It brings FDI. What does it mean? Foreign direct investment. And MNC का माइंड क्या मतलब है? इंटरनेशनल क्यों? मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय संस्थान, नेशनल कंपनीज इन इंडिया। और उससे क्या होगा बोलो? इट विल गिव, इससे लोगों को क्या मिलेगा बताइए? एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। दिस विल गिव एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। दूसरा, दैट इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम चलाई हैं जैसे जो गरीबों के लिए नरेगा। तो नरेगा क्या है? अभी मनरेगा उसी को कहते हैं, महात्मा गांधी करके कर दिया गया है। तो मनरेगा लिख लीजिए, महात्मा गांधी के नाम पे चला दी। ये मनमोहन सरकार के समय में चली थी। दैट इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से एम लिया गया, सिर्फ जी नहीं लिया गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड, ठीक है, एक्ट। तो इसलिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तो इसका क्या मतलब है? ये कानून बन गया। This act was passed in 2005. So वो उस समय प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट PDA थी, that is डेवलपमेंट अलायंस। तो 2005 में अगर तुम गांव के हो और तुमको कुछ नहीं आता है, क्लास 1 भी नहीं पढ़े हो, तुम सरकार के पास चले जाओ और कह दो मैं मोहन राम हूँ और मुझे रोजगार दो, कुछ नहीं आता तुमको, तो वो कहेगी ठीक है तुमको 100 दिन का रोजगार देंगे। जैसे वो कुछ भी करे, कहीं जाओ वहां खोदो वहां खोदो वहां खोदो, 100 दिन का रोजगार देगी। और जो तुम्हारा 816 रुपए है ना पर डे का, या वो तुमको देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? वॉट एवर इज यू हैव टू अर्न। अगर उसके पास कोई काम ही नहीं है तो तुमसे कहेगी चलो 100 दिन का रोजगार है, पहला दिन यहाँ गड्ढा खोदो, तुमने खोद दिया पूरे दिन, अब अगले दिन फिर बोलो हमें तो 100 दिन का भरो इसको, चलो भर दिया, फिर अब अगले दिन आप खोदो इसको, खुदवाएगी भरवाएगी 100 दिन, 50 दिन खुदवाएगी 50 दिन भरवाएगी, काम तुमसे करवा लेगी, उसका पैसा देगी, गारंटीड है। समझ में आई बात कि नहीं? 816 रुपए देते हैं। जो भी एक पर डे पर प्रति व्यक्ति 816 तो शायद पर मंथ का है ना, स्टेट के हिसाब से अलग अलग स्टेट का है। बट जो 816 रुपीज अगर रूरल में है, कितना है बताओ पर मंथ का है? अलग डे देखो 281 पर डे है, 168। और नेशनल का क्या है? पर कैपिटा इनकम पर डे कितनी है हमारे यहाँ? एवरेज कुछ दी है
जो हम लोगों ने अर्बन और रूरल का देखा था, कल लिखा था, वो कितना कितना था? 816 वही है, ठीक है ना, 816 रुपए गांव की है। सो इट गारंटीज, ये क्या गारंटी करता है? मिनिमम 100 डे एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पर्सन, ठीक है। नाउ दिस एक्ट assures 100 day employment every year, 100 days। अगर तुमको 3 दिन में 1 दिन भी काम मिले तो 3 दिन तो खा ही सकते हो, हर 3 दिन में 1 दिन काम करने चले जाओ। 2 रूरल पर्सन, चलिए ओके। और ऐसा 200 डिस्ट्रिक्ट जो बहुत गरीब डिस्ट्रिक्ट है उनमें, इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। अगली चीज देखिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम NFWP, काम के बदले अनाज योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये क्या देगा? इन 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट दिस प्रोग्राम इज ओपन इन मोर देन 150 most this program is running। वैसे हमारे यहाँ 547 डिस्ट्रिक्ट हैं, उस हिसाब से 543, तो उस हिसाब से चल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें क्या चीज है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। दिस प्रोग्राम हेल्प्स, स्वरोजगार योजना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तुम अगर कुछ काम करना चाहते हो, प्रधानमंत्री तुमको 3 लाख या कुछ ऐसा देंगे, ठीक है, अपना रोजगार शुरू करो। ये चीज इन दिस that is lump sum amount, ठीक है, is given, कुछ अमाउंट है 3 लाख रुपए का है। देखो कितना होगा, lump sum amount in प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। 12,500 रुपए दीजिए बस। अमाउंट of 12,500 rupees per individual is given। इससे क्या होगा? For self employment, वो कुछ बस एक ठेला लगा पाएगा, ठीक है। अदर स्कीम्स कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं। अदर स्कीम्स आर
योजना, और अंत्योदय अन्य योजना। इसका क्या मतलब है? अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय हो, अंत्योदय अन्न योजना, उसे फ्री में अनाज दो, अन्न योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? So human poverty is a concept that goes beyond the limited view of poverty due to lack of income. It refers to denial of political, social and economic opportunities to individual to maintain a reasonable standard of living. ये एक तरीके का एब्निगेशन है, ये एक तरीके का मार्जिनलाइजेशन है। यदि व्यक्ति को उसका इकोनॉमिक अधिकार न दिया जाए, सोशल स्टेटस न दिया जाए, उसको समाज में मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया जाए, तो इसे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, सही है। नाउ जैसे अंग्रेजों के समय में बोला जाता था कि कुत्तों और भारतीयों के लिए ये पार्क अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, तो एक तरीके से ह्यूमन पॉवर्टी तो हुई, हमको एब्निगेट किया जा रहा है कहीं आने जाने से। तो इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट मोनेटरी पॉवर्टी। मोनेटरी का मतलब समझते हो? पॉवर्टी दैट इज लैक ऑफ मनी की वजह से होती है, पॉवर्टी ड्यू टू लैक ऑफ। इफ इट इज डिनायल ऑफ, अगर डिनायल किया जाए, डिनायल ऑफ पॉलिटिकल, अगर यहाँ मान लीजिए ये इंडिया में होता कि फीमेल्स को पॉलिटिक्स में जाने की इजाजत ही नहीं है, वो कहीं से लीडर नहीं बन सकती, कंटेस्ट नहीं कर सकती, तो क्या होता है? ये वो फिर वो पॉवर्टी है। ह्यूमन पॉवर्टी इज समथिंग वास्ट देन मॉनेटरी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सम्मान भी होता है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। उसको ह्यूमन पॉवर्टी में कहेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है? लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, दलितों को पढ़ने ही न दिया जाता, अगर मान लो ऐसा होता। लैक ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, ये सब हो सकता है। इट मे बी हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, हेल्थ केयर उनको वहाँ एक्सेस ही ना हो, एंड सैनिटेशन, स्लम बस्ती में रहे, स्लम एरिया में सैनिटेशन। तो इट मे बी ड्यू टू द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट के आधार पर भी कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग किस लिए करते हैं? जेंडर के बेसिस पर। किस कास्ट के लिए ऐसा किया जाता है? दलित के लिए किया जाता है, पहले ऐसा होता था। इट मे बी ड्यू टू कास्ट एंड जेंडर discrimination. Next is, what do you understand? Who are the poorest of the poor? निर्धन से भी निर्धन कौन है? Who are the poorest of the poor?
वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल आर द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल, बिकॉज जो ऐसे लोग हैं हु आर नॉट एम्प्लॉयड, जो कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, दैट मीन्स दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, उनको क्या माना जाता है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। एंड ओल्ड पर्सन, अगर कोई गरीब है और गरीब के घर में जो बूढ़ा है तो वो व्यक्ति क्या है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअर के घर में जो औरतें हैं उनकी और खराब हालत होगी। पुअर के घर में जो बच्चे हैं उनकी कभी जरूरत पूरी नहीं की जाएगी। ये नहीं, अमीर की बात नहीं कर रहा हूं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअर के यहाँ बूढ़े लोग, वो तो उनकी क्या हालत होती होगी? पैसा नहीं कमा रहे और एक आश्रित भी हैं, क्या हालत होती होगी? एंड ओल्ड पर्सन्स, ये जो भी हैं आर द पुअरेस्ट, और उसमें भी वुमेन में भी और चिल्ड्रन में भी कौन? स्पेशली गर्ल चाइल्ड। अगर जहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वहां पर ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं गर्ल को। आर पुअरेस्ट ऑफ द, What are the main features of National Rural Employment Guarantee Act? So, देखो, what are the main features of नरेगा? जब नरेगा लिखा है तुम्हारे में कि मनरेगा? हाँ? मनरेगा मनरेगा कर दिया ना, तो मनरेगा लिखा ना। इसमें है इट गिव्स, इट यही है जो नीचे लिखा है ना, दैट इज इट गिव्स assured 100 days employment in रूरल एरियाज। मनरेगा की वजह से बहुत लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन तुमको मालूम है इसकी फोटो खींच के दी जाती कि तुमने क्या काम किया, उस गड्ढे की खोद के आज फोटो खींच के भेजो। तो लोग पुरानी फोटो खींच के घर से उठा रहे पैसा, कोई जाता ही नहीं है। 100 रुपए 800 जो भी पैसा ले रहे हैं, जाते नहीं गांव के लोग। अब महाजन कहते हैं 800 हमारा है, 300 तुम्हारा, 500 हमारा। ठेकेदार का 300 500 वजह से लेते हैं। और कई लोग मर चुके हैं, उनके नाम पे भी जा रहा है। बहुत ज्यादा घपला है मनरेगा में, सबसे ज्यादा करप्टेड स्कीम है। इट इज रनिंग इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन चेक करेगा वो गड्ढा आज का है कि कल का है कि 3 साल पहले? क्या रोज रोज के गड्ढे चेक किए जाएंगे? in 200 district। if अगर गवर्नमेंट किसी को लगातार 15 दिन तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट वो भत्ता मिलेगा, अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी है गवर्नमेंट की तरफ से, भाई हम नहीं दे पाए तो चलो इतना तुम्हें देंगे बैठे बैठे। इफ गवर्नमेंट इज फेल्ड to give employment within 15 days। हमने आज तुम्हारे पास रिपोर्ट की और तुम कह रहे हो अच्छा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद हम गए 16वें दिन, हमने कहा आप दे नहीं पाए ना, फेल हो गए, चलो अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दो, मैं घर में बैठा। अगर नहीं दे पाए, गवर्नमेंट नहीं दे पाए, बोला 15 दिन तक कोई काम नहीं है, अच्छा बैठो बैठो, 16वें दिन जाना और घर बैठे खाना। गवर्नमेंट को देना ही है तुमको रोजगार, नहीं तो फ्री में देना पड़ेगा पैसा। फेल्ड टू गिव एम्प्लॉयमेंट विदिन 15 डेज। कोई योग्यता नहीं चाहिए, तुम्हारे पास हाथ पैर ठीक होने चाहिए, ठीक है। देन ही और शी
is entitled for unemployment allowance, daily unemployment allowance. ये काम सरपंच का है किसी गांव का कि उसे देना ही है. Now, there are some MCQs. What is full form of NSSO? नेशनल सैंपल सर्वे ऑपरेशन। ये सर्वे करता है हर चीज का, कितने गरीब हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसके हिसाब से. एक हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग, फिर उसी हिसाब से प्लानिंग की जाती है. तो पहला क्या है? MCQs. Full form of NSSO, that is National Sample Survey Organization. How many people live in India in poverty? क्या बताया था? 129 million. In India. In poverty का मतलब है below poverty line. 129 मिलियन पीपल। What is most difficult challenge? Faced by independent India. जब हम आजाद हुए तो हमारे पास सबसे बड़ा क्या था चैलेंज? स्नेहा बताओ, सबसे बड़ी क्या हमारे चुनौती थी? बताइए. मालन्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी. पोवर्टी पोवर्टी सब कुछ ले आई, माल न्यूट्रिशन भी ले आई, सब कुछ ले आई. विच इज मोर वल्नरेबल सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप? इन सोसाइटी. तो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यंग पीपल, अपर कास्ट पीपल, नन ऑफ द अबव. कौन है? SC एंड ST. Who are poorest of the poor? Women, elderly people, female, infants, all of these. Which are the two poorest state in India? जो सबसे गरीब हैं. ऑफ बिहार और उड़ीसा ही होंगे. उड़ीसा एंड बिहार, ठीक है. वो लालू यादव ने तो सब गड़बड़ किया. When was National Food for Work program launched? बताओ. तुम ही तो बताते हो. हाँ बोलो. Yes. ये सब मैं को पता है. When was, थोड़ा तेज बोलो और लोगों को भी तो पता चले. बताइए. Food for NFWP. ये प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? मनरेगा कब लॉन्च हुआ ये बताओ. अच्छा 2005 में. इतनी देर से तो पढ़ा, बोर्ड ही नहीं देखते क्या लिखते? बताइए. 7 + C 2004.
ये तो 2 बार लिखा दिया, फिर ऐसे क्यों कर रहा है? 7 तो ये भी 2005 में 2004 2004 में। अगला देखिए, इन रूरल एरिया एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? 2400 दिखाओ। 2400 कहाँ है? कौन दिखा? ये तो मनरेगा है 2005। NFW की दिखाओ ना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम दिखाइए। है किसी के? दिखाओ, कौन दिखा रहा है? 2400 तो नहीं, वो तो ठीक है। NFW पे 2004 होगा, नहीं लिखा है ना बुक में? लिखा है? नहीं है? तो यही है इसका, ये MCQ है 2004 में। अब देखो, विच स्टेट, ये तो तुमको मालूम है ना रूरल की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। विच स्टेट हैज ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट? किसने एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट से पॉवर्टी हटा दी? पंजाब एंड हरियाणा निकल, वहाँ हरित क्रांति हुई ग्रीन रेवोल्यूशन। और उसकी वजह से ना, सर हरियाणा पहले पंजाब में तो आता था। हाँ। तो विच स्टेट, ठीक है, हैज सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी? तो किसने की? बाय हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। That is Punjab and Haryana. Next, what helped West Bengal in reducing poverty? क्या किसने? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, पॉपुलेशन कंट्रोल या लैंड रिफॉर्म? लैंड रिफॉर्म, चकबंदी की गई। मतलब बड़े बड़े खेतों को छोटे छोटे पार्ट में करके सबको बांट दिया, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। गिव ए टिपिकल, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन। गिव ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन। बताओ, कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जिसमें पॉवर्टी सोशल एक्सक्लूजन की वजह से आई हो, सामाजिक बहिष्कार की वजह से। बताइए। दैट इज So give an example in which poverty came, बोलो अर्षिता, due to social exclusion। आयुषी बताइए। That is scheduled caste and scheduled tribe। उनको हमने बहिष्कृत किया जिसकी वजह से वो पढ़ ना सके, और गरीब। अगर वो मेन स्ट्रीम में उनको रखते तो क्या वो गरीब होते कभी? That is SC and ST। तो फिर इस क्वेश्चन में कोई स्टोरी या फिर कुछ एग्जांपल में केस स्टडी नहीं बताना है? केस स्टडी नहीं बताना, ये बता दो कि इट इज कास्ट बेस्ड सोशल एक्सक्लूजन। ये क्या है? कास्ट बेस्ड सोशल एक्सक्लूजन। कि हमने उनको कास्ट के आधार पर समाज से बहिष्कृत कर दिया।
मेंशन 2 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। अभिषेक, कोई 2 ऐसे सूचकांक बताइए जो गरीबी को दर्शाते हो। 2 इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। किससे हमें गरीबी का पता चलता है? एक है लेवल ऑफ इनकम और लेवल ऑफ कंजम्पशन। लेवल ऑफ इनकम, सर हाँ, सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एसटी भी तो होना चाहिए। उनको हमने बहिष्कृत नहीं किया, उनको तो वो लॉ आ गया था ना, फॉरेस्ट लॉ, तो जंगल से निकाल दिया। उनसे हम न्यूट्रल थे, उनके बारे में हमें कुछ लेना ही देना नहीं था। वनवासियों से हमें क्या लेना देना, है ना? तो हमें मालूम है, हमारा पूरा अरण्य कांड है रामचरितमानस का। वनवासियों ने भगवान राम को कितना कितना हेल्प किया, चाहे केवट हो या वहाँ का नैमिषारण्य में रहे थे। तो हम लोगों ने, जो आर्य समाज था, उसने वनवासियों को कभी भी एक्सक्लूड नहीं किया। हमने उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से ही देखा, क्योंकि हमारा जो कल्चर था वो उन्हीं पे बेस्ड था। 14 साल बिताए भगवान ने, बहुत अच्छा किया सबके साथ, तो हमने एक्सक्लूड नहीं किया। लेवल ऑफ कंजम्पशन, मान लो जो कंज्यूम ही ना कर पाए, खर्च ही ना कर पाए, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी नहीं, तो गरीब ही हो। कोई कंजूस है तो समझो वो गरीब है। और कोई क्या खूब कंजम्पशन करता है, 6 बर्गर और चिप्स खूब खाए पड़ा कर रहा है, 0 पैसा है, शाम को बोल रहा है। बोलो तुम गरीब नहीं, इतना सब खा रहे हो, कहाँ गरीब? कंज्यूम अगर कर रहा है तो गरीब हो जाएगा, पूरा ही खर्च कर दे रहा है खूब जितना मिल रहा है। बात समझाएंगे? कंजम्पशन से भी पता चलता है। लोग तो दुनिया देखती है, कंजम्पशन से ही अमीरी गरीबी का पता लगा लेती है, कौन कितना खर्च कर रहा है। अगला देखिए, वाई कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया इज मोर देन इन अर्बन एरियाज? बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन मोर फिजिकल वर्क। What is NSSO? What function does it perform? What is NSSO? Important question है. What function does it perform? Now, it is National Sample Survey Organization. इसका काम क्या है? If poverty line is estimated periodically by conducting sample surveys, these surveys are carried out by National Sample Survey Organization. So it carry out sample survey of living standard of people of India. This survey is data based. ऐसे देख के नहीं पता करता है, हाँ कितना कमाते हो लिख लिख के, डेटा है सबका। तो ये सर्वे कैसा होता है और ये कब कब करता है बताइए? पीरियोडिकली। तुम्हारे जो बुक में दिया है एट एवरी 5 years इंटरवल। मैं अभी चेक करके बताता हूँ, मुझे लगता है 10 साल का इंटरवल है। हाँ, मुझे 10 years लग रहा है। What is the periodicity of an SSO survey? ये तो 3 साल में कह रहा है, तो फिर कोई लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ यही बात है, इसलिए पीरियोडिकली लिख देना, ठीक है, ठीक है। ऑन इट इज डेटा बेस्ड, ठीक है। ऑन दिस बेसिस पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन्स, नंबर ऑफ पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन्स आर डिटरमाइंड, कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन में नीचे, इसी सर्विस पर, ठीक है। ऑन दिस बेसिस
number of persons below poverty line are determined. When a person is said to be poor, if a person fails to fulfill his basic bare requirement, जो बेसिक नीड्स होती हैं, अगर वो उन्हीं को फुलफिल ना कर सके तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? गरीब कहा जाएगा. When a person is said to be poor. और बेसिक रिक्वायरमेंट्स अलग अलग देश की अलग अलग है. जैसे हमारे यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन अमेरिका की बेसिक रिक्वायरमेंट कार है. So, when a person is said to be poor, if a person fails to fulfill his or her basic needs is called poor. How does Andhra Pradesh and Tamil Nadu reduced poverty? How have Andhra Pradesh, आदित्य बताओ कैसे किया होगा? तमिलनाडु, चंद्रबाबू नायडू को जानते हो, अब तुमको पता चल गया होगा. Reduced poverty by PDS, by public distribution. 2 रुपए किलो चावल बांटे, 40 रुपए किलो का चावल 2 रुपए में बांटे. So these अभी भी चल रहा है. Help to reduce poverty by distributing grains under public distribution scheme. This is, in this the grains are given at nominal rate, से फ्री नहीं है लेकिन 2 रुपए है. In this grains and sugar भी दी जाती है और के ऑयल, केरोसिन ऑयल भी दिया जाता है. Is given at nominal cost, बहुत नॉमिनल रेट पर दिया जाता है. How is poverty defined by World Bank? वर्ल्ड बैंक कहता है अगर किसी पर्सन को $1 से कम रुपए मिलता है, तुम्हारे में $1.2 चेक करो जरा. 9. तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि अभी तो अभी तो $2.15 है. $2.15 ऐसा ये चेक कर लेते हैं. मुझे भी यही लग रहा है, ये अपडेट होता रहता है. पर कैपिटा पर डे इनकम एज पर वर्ल्ड बैंक 2.15 है. हाँ 2.15 सही कह रहे. If
a person is earning less than $2.15, तो क्या होगा 2.1, ठीक है, पर डे, then it is poor. अगर ही शी लिखो नहीं तो इट भी लिख सकते। What is international poverty line? इसका भी आंसर यही है, जो व्यक्ति इससे कम कमा रहा है that falls below poverty line. If a person is earning below than this, then that person, ठीक है, if a person is earning above this or equal to this, then it is above poverty line. So in international poverty line passes through $2.15 per day. सर बुक में तो $1.90 लिखा है। 1.90 अभी ये तुम्हारी बुक 2014 के हिसाब से सर्वे दे रही है, अभी बदल गया है, तो ओके सर। सही है। अगर हम अभी का देखेंगे तो उस हिसाब से द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम का 2.15, ये देखो 2.15 दिखा, वो नहीं दिखा, अब दिखेगा, दिखा, यस सर, यस सर। चलो ये अभिषेक ने बताया है। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिक रीजन बिहाइंड द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया? हमारा क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉवर्टी रही? दैट इज colonial rule, discouragement of handicraft, ठीक है, is the main reason. Our exploitation, हमको एक्सप्लॉइट किया गया, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डिस्करेज किया गया, हैंडीक्राफ्ट को डिस्करेज, यही तो बताया था। What is the cause and effect of poverty? Cause and effect of poverty. High level of indebtedness is cause and effect of poverty. ये कारण भी है और उसी का इफेक्ट भी है। कोई गरीब है तो कर्ज लेगा, ठीक है, और कर्ज लिया इसका मतलब है कि वो गरीब है, दोनों ही चीजें। अमीर क्यों कर्ज ले? Name any two countries in which high percentage of population is living below poverty. Nigeria and Bangladesh. उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज लोग below poverty है। Okay. Now, अगला चैप्टर आइए, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। हिस्ट्री का तो कोई चैप्टर नहीं कराना है ना? फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, क्योंकि 3 दिन तो हमको मैथ के लिए भी चाहिए, कम से कम 3 दिन चाहिए, 1 दिन साइंस के लिए भी चाहिए, वर्क एंड एनर्जी के क्वेश्चन आंसर कराने होंगे। चलो अभी तुम्हारे में वो क्लाइमेट चैप्टर नहीं, कौन सा था जो ज्योग्राफी का? ड्रेनेज और पॉपुलेशन में करा दिया।
एक पॉपुलेशन करवाना है और कौन सा है? क्लाइमेट का क्लाइमेट, बस क्लाइमेट कराना है ना, वही लोगों में पॉपुलेशन आ रहा हमारा तो हो गया सर हो गया, क्लाइमेट आ रहा ना। क्लाइमेट के बारे में एक दिन हम लोगों ने बहुत चर्चा की है, थोड़े क्वेश्चंस कराने हैं, एक दिन और एसएसटी चलाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग चलिए। फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है? फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग as air is for breathing, but food security means something more than getting 2 meals. समझ में आया? अगर हम फूड सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपको 2 बार मील मिल जाए तो फूड सिक्योरिटी, इट इज समथिंग मोर देन दैट। तो हम समझे फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा, इसका मतलब क्या है कि लाइक एयर इज नीडेड for breathing, food is necessary for living, उतना ही जरूरी है for living। A nation has to ensure that all of its citizens are getting nutritious food. They have capacity to buy nutritious food. उनकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए। And there is no barrier on access of food. ये ना हो कि दलितों को तो बाजरे का आटा मिलेगा और बाकी अमीरों को और ब्राह्मणों को गेहूं का। बैरियर नहीं, हर दुकान खाने की सबके लिए खुली हो। ये ना हो कि यहाँ इनका आना अलाउड नहीं है, यहाँ इनका दलितों का नहीं है, यहाँ जनजातियों का, SC ST का, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो दैट मीन्स एवरीबडी इज एबल टू परचेज न्यूट्रिशियस फूड एंड देयर इज नो बैरियर ऑन परचेजिंग ऑफ फूड आइटम कि अरे उस दुकान में तुम जा ही नहीं सकते। बैरियर नहीं होना चाहिए, हर खाना हर एक के लिए अवेलेबल हो। एक दो बार तुमने सुना मैकडोनल्ड्स में एक गरीब बच्चे को वो कपड़े गरीब जैसे पहने था तो अंदर जाने से मना कर दिया, तो ये गलत माना गया और उसको 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा उस कंपनी को। ऐसे नहीं कर सकते, समझ आया? तो अगर जुर्माना और मना लेना हो तो ऐसे कपड़े पहन के चले जाओ। तो क्या बताया? नेशन हैज टू, नेशन को क्या इंश्योर करना पड़ेगा? हैज टू एंश्योर दैट देयर इज इनफ फूड फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दैट there is enough food for all citizens of India, ठीक है, for at all the times, and there should be buffer stock। निखिल, बफर स्टॉक का क्या मतलब होता है? बोलो। टाइम्स एंड देयर, आप लोग तो मिलिट्री में हो, आपको मालूम होगा कि सेना के लिए बफर स्टॉक कितना है। बोलो, ये निखिल तो बता ही नहीं रहे हैं। सेना के लिए बफर स्टॉक 10 साल का है। अगर 10 साल बिल्कुल सूखा पड़ जाए तो भी कहीं अनाज ना हो, 10 साल तक भारत सेना को खिला सकता है। तुम आप अपने पापा से पूछ लेना, और हम भी सेना में रहे हैं, हम जो गेहूं खाते हैं वो 10 साल पुराना खाते हैं, उसमें कीड़े ऐसे चलते रहते हैं। वो इसलिए दिया जाता है कि 10 साल पहले का खाओ, फिर 9 साल पहले फिर ऐसे ऐसे खिलाया जाएगा, अभी का नहीं खिलाया जाएगा। ये वो एक पर्पज है कि हम तुम्हें 10 साल खिला सकते हैं, ये 10 साल पहले का ही खाओ पहले। तो हम उससे कहते थे भाई मेस में इसको छान तो लो, ये कीड़े चल रहे। कह रहे छान लेंगे तो बचेगा क्या? कीड़े कीड़े तो हैं। छानता नहीं था, कह रहे इसी को खाना पड़े, इसमें तो प्रोटीन, असली प्रोटीन है। बफर स्टॉक का मतलब है सेना के लिए 10 साल, पूरी ये जो अपने भारत है 3 साल का बफर स्टॉक है। सिविलियंस के लिए 3 साल। इतना हमारे ग्रेनरीज और सिलोज में है कि सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करके खिलाएगी। समझ में आया? सूखा पड़ जाए, ड्रॉट आ जाए, कुछ आ जाए, कैलेमिटी आ जाए, चलिए। एवरीबडी इज एबल टू परचेज न्यूट्रिशियस फूड एंड देयर शुड बी नो फूड बैरियर। ये नहीं कि SC ST को ये ब्रेड की दुकान नहीं जाने मिलेगी, ऐसा ना होना चाहिए।
everybody is able to purchase food and there should be no food barrier for anybody तो ऐसा कई जगह पे होता था दूसरे देशों में कि मीट राशन कर दिया था। पहले समय हिस्ट्री में पढ़ते हो, तुम बाहर पा ही नहीं सकते, जितना गेहूं होगा सब सरकार लेगी, सरकार जिसको जितना देगी। इसीलिए तो ब्रेड की दुकानों में लुई 16 के समय में लाइन लगती थी फ्रांस में। बाहर ब्रेड थी ही नहीं, नहीं तो अमीर खरीद ना लेते किसी को, वो सरकार के पास सब चला रहता था। ऐसा नहीं, हम नहीं जाते पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, हम बाजार से खरीदेंगे। तो बाजार में होना चाहिए, ये नहीं कि वो सरकार ही बेचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्यादातर क्रांतियां खाने की वजह से हुई। नाउ the people below poverty line have much food insecurity। ठीक है, उनकी किस चीज की इनसिक्योरिटी है? have food insecurity at many times। कई बार उनको खाने को सामान नहीं मिलेगा। Now the worst affected groups are landless people with little or no land, traditional artisans जो काम करते हैं, हाथों वाला काम करते हैं, शिल्पकारी करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो सब, उनको भी खाने की समस्या हो सकती है। ठीक है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। इसके अलावा इल पेड ऑक्यूपेंट्स इन अर्बन एरियाज। तो कौन कौन है? द वर्स्ट सफरर of food insecurity are landless labor। आर्टिजन्स का मतलब समझते हो? जो फार्मर्स, वो जो कलाकृतियां बनाते हैं, शिल्पकार होते हैं, दैट इज आर्टिजन्स, मेहनत करते हैं जो। ठीक है, कोई ना कोई काम करते हो, आर्टिजन्स। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, ठेला लगा रहे हैं, रेहड़ी पटरी लगा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। एंड इसके अलावा इल पेड ऑक्यूपेंट्स, जो इल पेड वर्कर्स होते हैं, जैसे घरों में काम करने कोई आ रहा है, थोड़ा पैसा दिया, बर्तन मांजने आ रहे, तो इल पेड सर्वेंट्स, ये सब इनको फूड सिक्योरिटी है। नाउ SC, ST and some sections of OBC are also coming under food security। जो बहुत पहले से एब्निगेटेड है, सोसाइटी से कट ऑफ है, तो उनकी भी फूड सिक्योरिटी की समस्या है। तो लिखिए SC, ST, OBC, some sections are also sufferer of food insecurity। वो भी फूड इनसिक्योर है।
फूड इनसिक्योरिटी इज डिसप्रपोर्शनेट इन इंडिया। फूड कहीं कहीं पर ये ज्यादा है, इस एक ही प्रपोर्शन में नहीं है इन इंडिया। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां फूड सिक्योरिटी ज्यादा है और इनसिक्योरिटी ज्यादा है? लाइक ईस्टर्न एंड ईस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न यूपी जैसे कौन कौन से, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, इन सब जगहों। इसके एग्जाम्पल क्या है? ईस्टर्न यूपी, बिहार, उड़ीसा। उड़ीसा में तो काला हांडी है, वहां लोग भूखमरी से मरते हैं। उड़ीसा, ओके। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी यही है। सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ 3,000 रुपए में बर्तन मांजने वाली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको 200 रुपए में मिलेगा और पूरे महीने बर्तन मांजेगी। इतनी गरीबी है। ये वहां पर 5 रुपए के 8 गोलगप्पे में, बहुत ज्यादा गरीब है। अब ये समझिए, ठीक है। These are, ये कैसे है बताइए, आर लार्जेस्ट फूड इंस्टीट्यूट। इन इंडिया, ओके। नाउ हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। अगर फूड इनसिक्योरिटी आएगी तो हंगरनेस लाएगी। तो इससे भी ये इंडेक्स है। हंगर इज द इंडेक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। इट हैज क्रॉनिकल एंड सीजनल डायमेंशन। क्रॉनिक हंगर का क्या मतलब है, सीजनल हंगर का क्या मतलब है? एक ऐसे है कि पूरा जीवन में 2 दिन खाया, 1 दिन नहीं खाया, क्रॉनिक हंगर है। और एक है कि मान लीजिए जैसे फसल कट रही है या फिर बोई जा रही, तो बीच में एक पार्ट ऐसा होता है ना किसानों का, जब उनके पास पैसा कम होता है, तो वो सीजनल हंगरनेस है। जैसे अभी मूंगफली कोई लगा रहा है और जैसे ही ये समय खत्म हुआ सर्दी का और पता चला उसके पास लगाने के लिए ही कुछ नहीं है, कोई ऐसा सामान नहीं जो गर्मी में बेच सके, तो वो सीजनल हंगरनेस है। कभी कभी रेनी सीजन है तो वो लोग कंस्ट्रक्शन लेबर क्या सीजनल हंगर नहीं होंगे? रेनी सीजन में कौन मकान बनवाएगा बताओ? कोई बनवाएगा क्या? तो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स जो है रेनी सीजन में सीजनल हंगर है। ऐसे ही किसानों का मुझे पता नहीं, लेकिन कोई एक ऐसा समय आता होगा जिस समय उनके पास पैसे की कमी होती होगी, है ना। जब फसल कट गई तो पैसा ही पैसा है, और जब बुआई की, जब जुताई की, उसमें खाद डाली, तब तो नहीं है ना पैसा, तो उस समय फिर सीजनल हंगर। तो 2 तरीके का है। क्रॉनिक हंगरनेस, तुम्हारे पास पैसा कम है, तुम बचा बचा के चल रहे हो, तो वो क्रॉनिक हंगरनेस है, जो कभी पूरी ही नहीं हो पा रही, तुमको लग ही नहीं रहा कि कभी ये ठीक हो पाएगी। हंगरनेस, हंगर इज द इंडेक्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। तो पहली बात क्या बताई गई है कि भुखमरी भी एक सूचकांक है खाद्य असुरक्षा का। सो हंगर इज इंडेक्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। इट मे बी क्रॉनिक, ठीक है, और सीजनल। जैसे कोई क्रॉनिक डिसीज है, वो पूरी जिंदगी खांसता ही रह रहा है, खांस खांस करके केजरीवाल टाइप बात कर रहा है, तो वो कहेंगे ये तो क्रॉनिक है। और एक एक्यूट, 2 दिन खांसी आई, बंद हो गई, तुमने कॉफ सिल खा ली या कोई ऐसी टेबलेट खा ली, खांसी की गोली सही हो गई, तो वो चीज कहेंगे ये एक्यूट है। क्रॉनिक लगातार जो, तो क्रॉनिक हंगर का क्या मतलब है? क्रॉनिक हंगर इज ड्यू टू if a person takes inadequate diet, मान लो वो रोटी नमक ही खा रहा बहुत समय से, तो क्या कहेंगे? डाइट
which does not have all nutrients. रोटी नमक खा रहा तो ये तो हंगरनेस हुई, ठीक है. Which does not include all nutrients. अब सीरिया में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है. एक किसी के बुजुर्ग की अभी न्यूज आई थी 3 दिन पहले, आर्थराइटिस था घुटने में, तो उसके लिए वो अंडा लेने गए. भाई कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो तो 500 रुपए का एक अंडा. अब वो भी नहीं मिला और जो लेने गया था वो उसके ऊपर बम गिर गया, वो मर गया. एक अंडा 500, जहाँ यहाँ 5 रुपए का तो वहाँ 500 का, वो भी नहीं ले पाया. तो अब बताओ ऐसी स्थिति में बेचारे को एक अंडा नहीं मिल रहा है. दैट इज व्हिच डज नॉट इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये इज कॉल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम. तो उसे क्या कहेंगे? इज कॉल्ड क्रॉनिक हंगरनेस. ऐसा नहीं है कि रोटी मिल रही है तो हंगरनेस नहीं है, तुमको सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो हंगरनेस मानी जाएगी. और सीजनल हंगरनेस का क्या मतलब है विशाल? सीजनल हंगरनेस इज, क्या होता है? दैट मीन्स ए साइकिल ऑफ रिलेटेड टू साइकिल ऑफ हार्वेस्टिंग सिस्टम. जो कल्टीवेशन नहीं होता है फूड, ये ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग, ये किस पर रिलेटेड है? एंड हार्वेस्टिंग. सिर्फ इस पर ही रिलेटेड नहीं होगा, वैसे ही इन्होंने कहा रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग. या its one example is the seasonal hungerness is construction site labors during rainy season. अगर उनको तुम रेनी सीजन में काम करने के लिए लेने जाओ 500 रुपए मिल जाएंगे, दिवाली में वो 1000 रुपए मांगते हैं, क्योंकि 4 लोग लेने आते हैं, लेबर एक ही है. ये भी बात होती है. ओके, परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रॉनिक हंगर हैज डिक्लाइन इन इंडिया बिकॉज आवर कंट्री इज गिविंग फूड सिक्योरिटी. हमारे देश ने, जब प्रधानमंत्री 2024 में आए, उन्होंने बोल दिया हम अगले 5 साल के लिए और मुफ्त अनाज देंगे सब. तो फूड की सिक्योरिटी होगी, भूखा कोई मरेगा ही नहीं अगले 5 साल के लिए. बात समझ में आई प्रीतिका? क्या बोला प्रधानमंत्री ने, बताओ. नहीं समझे, क्या बताया? सर अगले 5 साल तक सबको अनाज, यही बोलना. नहीं समझे? हाँ. सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इल पेड सर्वेंट्स, जिनको लैंडलेस लेबर, आर्टिजन्स, मेहनत मजदूरी करने वाले, उन्हें आर्टिजन, श्रमिक लिखो. जो श्रम करते हैं उनको क्या कहते हैं? श्रमिक, आर्टिजन. अब देखो, नेक्स्ट इज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेल. तो इसकी वजह से क्या हुआ? So we have tried, हम लोगों ने क्या किया है? We have showed good performance in taking people out of food insecurity. हमने बहुत लोगों को food insecurity से बाहर निकाला. So by free ration distribution, ये शुरू हुआ था कोरोना काल में, तब से बंद ही नहीं हुआ. कोरोना में मुफ्त राशन दिया गया था, तब से सरकार को बहुत इसका फायदा मिला, सरकार ने बंदी. फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम. हमारे यहाँ होता क्या था कि बहुत सारा अनाज चंडीगढ़ और इन सब के प्लेटफॉर्म में रखा सड़ जाता था.
अभी आपको जो लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे ना साइंस का, कि दैट इज, उसमें नहीं था, उसमें ही आप देखोगे बहुत अनाज, वही अनाज अब बांट दिया जाता है। हमारे पास रखने के लिए सिलोज ही नहीं है, तो इससे अच्छा बांटो लोगों को। सरकार खरीद के बांट देती है, ऐसे तो ठीक है। नाउ इन दिस क्या हुआ, वी ब्रॉट आउट, हम बाहर लाए मैनी पीपल आउट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी से हमको बाहर ले आए। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज प्लेड अ की रोल इन दिस। हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, ये सब कौन कौन सी क्रांति है? अगर हम कहें येलो रिवोल्यूशन क्या है बताओ? ऑयल प्रोडक्शन। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन। तो इन सब में गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पे अलग अलग काम किया। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में इंदिरा गांधी के समय में हुआ था हरित क्रांति। लोगों को बहुत सस्ते दामों पे यूरिया दी गई, लोगों ने खूब, अचानक खेती बढ़ गई। जय जवान जय किसान का नारा आया, उसके बाद हरित क्रांति आई, तो उससे पंजाब हरियाणा ऊपर चले गए। और इंदिरा नहर योजना, सब जगह नहर का जाल बिछा दिया गया। जोधपुर में 2 पेड़ थे, ये सब बाउंड्री में, और यहाँ पर जब से ये आप देखोगे कायलाना लेक में इंदिरा नहरी तो मिल रही है, हरा भरा हो गया जोधपुर। इसने राजस्थान को बदल के रख दिया इंदिरा नहर। तो इधर से उधर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, रिवर को डाइवर्ट करना, स्टेट के अंदर ले जाना, लेकिन जहां जहां पहुंची वहां वहां। अब इंटर कनेक्शन ऑफ रिवर भी प्रोग्राम चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि किसी भी रिवर में फ्लड ही नहीं आएगा। अगर तुम सारा ड्रेनेज सिस्टम है एक साथ इंटरकनेक्ट कर दो, कहीं पानी नहीं है कहीं है, तो पानी वहां पहुंच जाएगा, सब जगह पानी ही पानी हो जाएगा। इंटरकनेक्ट कर दो, सबको बस जोड़ दो। नदियां तो सब पहले चल रही ना, सिर्फ जोड़ना बाकी रह गया। ये बड़ा प्रोग्राम, ठीक है। अब जरा देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन हैज प्लेड a key role in it. Next, ग्रीन रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ? इट वॉज स्टार्टेड इन अर्ली 1970 के जनवरी फरवरी में शुरू हुआ। इट वॉज started in 1970 में शुरू हुआ, and at that time we were facing famines। उस समय हम सूखे की स्थिति का सामना कर रहे थे। गवर्नमेंट ने इतना पैसा डाल दिया, जिसको जितनी चाहिए थी रिक्वायरमेंट मुफ्त में दिया। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों ने फिर उसका फायदा उठाया। तुमको क्या चाहिए? सूखा है, खोदो नलकूप का 1 लाख रुपए, सारे गांव को पानी दो, नलकूप से, हैंड पंप लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, ऐसे पैसे बांटे। बोले ठीक है 5 साल बाद देना, और 5 साल बाद देने की बात आई, माफ किया जाओ। ये कर्ज दे दिया, ट्यूबवेल लगवाया, उससे क्या हुआ? पैसा नहीं है तो ऐसे खेती खराब हो रही, भूखे लोग मर रहे हैं। तो एट दैट टाइम वी वर फेसिंग फेमाइन, तब ये चीज ऐसे ही 2004 की बात है, मनमोहन सिंह, हम सब लोग उस समय, भारत की इतनी स्थिति खराब थी कि सिर्फ हमारे पास 3 दिन का पैसा बचा था बाहर से सामान खरीदने के। 3 दिन बाद हम बिल्कुल गरीब हो जाते, डिफॉल्टर हो जाते। उन्होंने अनाउंस कर दिया लिबरलाइजेशन, उदारवाद। पहले हमारे देश में बाहर की कंपनियां सामान नहीं बेच सकती थी, लाइसेंस सिस्टम था, तो दूसरे देश की कंपनियां यहाँ आके व्यापार करने लगी। हमने खोल दिया अपने ऑल बॉर्डर्स। उन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना पैसा लगाया कि हमारा खजाना भर गया। इसीलिए मनमोहन सिंह को याद किया जाता है, लिबरलाइजेशन। उस समय फिर पहले हमारे पास 3-4 ब्रांड के बिस्किट थे, 2 ही कारें थी,
एम्बेसडर थी और एक और कोई थी। अब है मारुति। अब मारुति की एक दूसरी थी, एम्बेसडर और दूसरे होते। लेकिन अब हर तरीके की कार, हर तरीके की बुलेट, सब चीज हम जो विश्व में बिकती थी वो हम भी खरीद सकते। तो फायदा हुआ, बहुत सारी कंपनियां, समझ में आ गया ना। तो इन्होंने क्या किया, फेसिंग ग्रीन रेवोल्यूशन लगाया। तुम समझ गई ना कि यूरिया फ्री में दिया, सब पैसा जिसको जितना चाहिए दिया, और साथ में इंदिरा नहर योजना भी चला दी। आगे देखिए, टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने 2 काम किए हैं। क्या क्या किया होगा? टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट हैज मेंटेन 2 कंपोनेंट्स। एक बफर स्टॉक, पहला लिखो बफर स्टॉक क्या है। इट इज स्टॉक कंटेनिंग व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस को 3 साल दे सकती है, बस गेहूं और चावल। इट कंटेन्स रिजर्व स्टॉक ऑफ राइस एंड व्हीट फॉर सिविलियंस। सैनिकों के लिए तो 10 साल है। फॉर सिविलियंस, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप जान लो 3 साल की है, क्योंकि थोड़ा इधर उधर होता रहता है। तो पीडीएस दूसरा क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसमें क्या है? बाय फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। भाई गवर्नमेंट ऐसे कहाँ कहाँ जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ एक फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो सबका डेटा रिकॉर्ड करता है, उसके मतलब डेटा लेकर राशन कार्ड बनवाता है, और वही डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सेदारी करता है। फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया ही पीडीएस करवाता है, ठीक है। विद हेल्प ऑफ, इसमें बहुत लोग एम्प्लॉयड हैं, करीब लाखों लोगों की संस्था है। विद एफसीआई, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, रेगुलेट राशन शॉप। क्या तुमने कंट्रोल स्टोर देखे हैं जहां पर राशन वोशन बढ़ता हो? राशन कार्ड ले जाओ, 5 किलो चावल, ऐसे होता था। अभी आजकल लोग अमीर हो, पहले तो उसी से ही आता था। सो गवर्नमेंट रेगुलेट राशन शॉप, वहां चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं, ठीक है। इन विच जो भी ग्रेन्स होंगे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे आपको चावल, ये राइस मिल जाएगा, राइस शुगर ये सब मिल जाएगा एट नॉमिनल रेट। इन विच व्हीट राइस शुगर is given at nominal rate। वहां गवर्नमेंट बहुत अच्छा अच्छा बेचती है गेहूं, सबसे टॉप क्वालिटी का, लेकिन जो लोग चलाते हैं ना वो क्या करते हैं, अच्छा गेहूं बेच देते हैं दुकानों में, जो सबसे घटिया गेहूं होता है वो वहां ले आते हैं। तो आप वहां लेने जाओगे 2 रुपए का, तो आपको ऐसा लगेगा इसे खाया ही न जाए। गवर्नमेंट ने अच्छा भेजा, लेकिन आप चला रहे हो, अच्छी चीज बाहर भेज दी, खराब चीज ले आई। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है आंध्र प्रदेश में, तो उन्होंने अच्छा काम किया है, उन्होंने ये सब फर्जीवाड़ा रोका है। अब देखिए अदर पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, और हमने क्या क्या किया है बताइए। दैट इज फूड फॉर वर्क। कौन कौन सी स्कीम चलाई गई है? नो,
तो अदर पॉवर्टी, ये कह सकते हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन एलिविएशन है तो समझो फूड सिक्योरिटी। अदर स्टेप्स आर कौन कौन से हैं? दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। चाइल्ड जो ग्रामीण जच्चा बच्चा योजना, इसमें क्या होता है, जब कोई जच्चा किसी बच्चा को जन्म देती है तो उसको 1 साल तक दलिया और पोषक तत्व ये सारा इंटीग्रेटेड 1 साल तक बड़े नॉमिनल रेट पे दिया जाएगा, उसको कुछ पैसा भी दिया जाएगा जिससे कुपोषित बच्चा ना हो। समझ में आई बात कि नहीं? अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर 3 बच्चे हैं किसी के तो हर बच्चे के लिए अलग अलग कमरा, अलग अलग टीवी, सब कुछ अलग अलग दिया जाए, क्योंकि वो बच्चा कल उनका राष्ट्रपति भी बन सकता है। वो दे नहीं है, दे आर हैविंग सो मेंटलिटी। अब ICDS हो गया। दूसरा देखिए FFW, फूड फॉर वर्क। अभी ऐसा पॉवर्टी में भी था ना, और इसलिए FFW फूड फॉर वर्क। मिड डे मील्स, मिड डे मील्स कभी खाया है तो नहीं खाया? मिड डे मील्स, मैं जब बीएड कर रहा था तो यहाँ कई स्कूलों में पढ़ाने जाता था तो वहाँ मिड डे मील्स खाता था, तो अच्छा मिड डे मील दिया जाता, आ जाता था 10 बजे, बच्चे अपना थाली लेते थे, खाते थे, और काफी आ जाता था, आधे से ज्यादा खाते थे, फिर बच भी जाता था। मिड डे मील्स रोज अलग अलग चीजें मिलती हैं उसमें। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना। सर स्क्रीन ब्लर आ रहा है। ठीक करो। अंत्योदय अन्न योजना। नाउ बहुत सारे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो क्या करते हैं, अपना लोगों के हित में काम करते हैं, लोग उसमें फंड भी देते हैं, लोग अपना कुछ चैरिटी देते हैं। दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। लोग अनाज बांटते हैं, तुमने देखा होगा ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भी बांटा करता है, जगह जगह कुछ होता है। ऐसे सिख समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, अकाली दल के लोग बांटा करते हैं, तो ऐसा करते हैं। वेरियस एनजीओज आर रनिंग, किसके लिए? वेरियस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज गैर सरकारी संस्थान, NGOs are also working for food security. फूड सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर, ठीक है, मेकिंग फूड ग्रेन्स अवेलेबल एट लो रेट। कहीं तुम सहकारी संस्थाओं में चले जाओगे तो क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कई लोग मिलकर जब कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सहकारी संस्थाएं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर प्रोवाइडिंग, अभी ठीक हो गया? प्रोवाइडिंग, सर अभी भी वैसा ही है। प्रोवाइडिंग फूड, ठीक है, एट प्रोवाइडिंग फूड एट नॉमिनल कॉस्ट। अभी बदल रहे हैं फोन, ग्रेन्स एट नॉमिनल कॉस्ट। ये भी दूसरा फोन लगा रही। उसका डेटा खत्म हो गया, वही वाला लगाओ। चलो अब हो गया।
ये ठीक है? यस सर। चलो नाउ ठीक है। Academy Science has facilitated a network of NGO for setting up grain banks in different region of महाराष्ट्र। ये भी लिख लो कि एक एकेडमी साइंस है, एकेडमी साइंस एडीएस नाम है। एडीएस नाम क्यों है? एज फैसिलिटेटेड, ठीक है, इन सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स, अनाज का बैंक उसने बना दिया, ग्रेन बैंक इन महाराष्ट्र। ओके, एमएसपी। अब कुछ डेफिनेशंस देखो, ये चैप्टर खत्म हो गया। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप लोग को मालूम है किसान ये सिंधु बॉर्डर पर कौन कौन एमएसपी के लिए तो बैठे हैं। मिनिमम सर वो एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंसेस, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब है? दैट इज एफसीआई परचेजेस wheat and rice, ठीक है, wheat and rice फार्मर से खरीदता है, फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है, एट प्रीपेड अनाउंस रेट। कई बार ऐसा होता है कि खूब सारा सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, गन्ना ही गन्ना पैदा हो गया, तो बाजार में गन्ना 1 रुपए किलो बिकेगा, क्योंकि अब सभी लोग बेचने वाले हैं। ऐसा भी हुआ हम लोग के समय में 1-1 रुपए किलो आलू बिका है। जो 20 रुपए किलो बिकना चाहिए, 1 रुपए किलो में थोड़ी वो आलू उगा पाता होगा, उसको 5 रुपए किलो तो लगते ही होंगे। लेकिन जब सब बेच रहे हैं, बेचारा ना बेचे 1 रुपए में तो वो भी सड़ ही जाए। कोई भी चीज़ है, हरी सब्जी है, अगर किसान ने उगा दी और सभी लोग ट्रक लेके पहुंच गए बाजार में, तो ऐसे में बाजार वाले तो फायदा उठाएंगे, कहेंगे नहीं जो सबसे सस्ता देगा वही लेगा, तो सब लोग कहेंगे हमसे ले लो सस्ता, हमसे ले लो, खराब ना होने पाए। तो ऐसे में किसान का लागत नहीं निकल पाता, जितना उसने लगाया क्या वो निकल पाएगा? वो तो वहाँ खड़े खड़े कंगाल हो जाता है, उसके पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी। 5,000 लगाया, 2,000 लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबने वही उगा लिया। ऐसी स्थिति में वो ट्रक वाले से कहेगा ड्राइवर टर्न द ट्रक, टेक इट टू फूड सिक्योरिटी बैंक, हम ले जाएंगे गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 21 रुपए देंगे, बाजार में 2 रुपए मिल रहा है, वहां गवर्नमेंट से कहेगा टेक माई ग्रेन्स एट 21 रुपी पर केजी। गवर्नमेंट विल से यस गिव मी, या फिर वो सिलोज में ले जाए। सिलोज बहुत सस्ता है, सिलोज में कहे कीप दिस, 1000 कुंटल रखेगा, उसको 200 रुपए पर मंथ ही देने। जैसे ही महंगा हुआ निकाला सिलोज से बेच दिया। सिलोज में तुम्हारा ही सामान रखा है, वो एक फ्रीजर है, 200 रुपए तुम्हें सिर्फ किराया देना है, वो ज्यादा अच्छा। सिलोज में रखो, जैसे देखो रे बाजार बड़ा, लाओ मेरा सामान, भरो ट्रक बेचा जाके, ये ज्यादा अच्छा है ना। और नहीं तो तुम गवर्नमेंट को बेच भी सकते हो, भूल जाओ। तो ये चीज ज्यादा अच्छी है। नहीं तो 1 रुपए किलो आलू बेचने में क्या मिलेगा? 5 रुपए किलो तुमने लगाया, हटाएगा नहीं किसान का, तो किसान डरेगा। फिर अगले साल किसी ने आलू नहीं उगाया, अब आलू 40 रुपए, फिर अरे किसान अरे आलू उगा लेते तो फायदा था। पिछले साल 1 रुपए में बेचा, अगले साल किसी ने नहीं उगाया, बोला घाटा होता है आलू नहीं उगाएंगे, फिर 40 हो गया। यही ऊपर नीचे होता है। तो इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी लगाया कि डरो मत, उगाओ, हम देंगे तुमको 21 रुपए बीज का प्राइस, ना 1 ना 40, 20। समझ में आ गई बात? तो दैट इज purchases wheat and rice from farmers at pre-announced rate.
पहले से बता देती इतने मिलेंगे, तुमको उगाना है तो उगा लो, नहीं उगाना है तो मत उगाओ। लेकिन प्री अनाउंस रेट अच्छा खासा होता है, लोग उगाते हैं। प्री अनाउंस्ड रेट। अब जरा देखिए, सब्सिडी क्या होता है? पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर, दैट इज पार्ट ऑफ पेमेंट। पूरी पेमेंट तो नहीं देगी, पार्ट ऑफ पेमेंट is made by government to producer when farmer purchase some commodity like fertilizer। फर्टिलाइजर 200 रुपए का बैग है, लेकिन अगर फार्मर को 60 रुपये मिल रहा है तो बाकी का 140 कौन देगा? गवर्नमेंट। तो वो सब उसके अकाउंटिंग की जाएगी, और जैसे ही वो 60 का बिकेगा 140 गवर्नमेंट भी दे देगी। व्हेन फार्मर परचेज सम कमोडिटी, कमोडिटी का क्या मतलब है? कोई चीज, एग्जांपल फर्टिलाइजर, उसे छूट कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग कल करेंगे। क्वेश्चन आंसर, और जो एक चैप्टर बच रहा है ज्योग्राफी का ना, उसके क्वेश्चन